नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो कि है आपका सॉलिड स्टेट। तो आइए समझते हैं सॉलिड स्टेट आखिर में है क्या और सिर्फ सॉलिड स्टेट ही हमको क्यों पढ़ना है। जैसा ही हम जानते हैं कि हमारे पास 3 स्टेट होते हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये तीनों में से सिर्फ सॉलिड स्टेट ही क्यों चैप्टर नंबर 1 पे है, बाकी स्टेट इस चैप्टर में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉलिड स्टेट एक्चुअली में होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट वो सब्सटेंस है, सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ऐसा सब्सटेंस जिसका मास, वॉल्यूम एंड शेप फिक्स्ड है, वो सॉलिड हो सकता है। अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड स्टेट की। तो अगर सारी प्रॉपर्टी वो सब्सटेंस फॉलो करता है तब हम उसको बोलते हैं कि वो सॉलिड है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसका मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स्ड रहे तो वो सॉलिड हो सकता है। दूसरा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, रिजिड, रिजिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है नॉन कंप्रेसिबल। तो ऐसा सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, मास, वॉल्यूम और शेप फिक्स हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये पेन, इस मार्कर का मेरा जो मास है वो फिक्स्ड है। मैं कैसे भी कुछ भी इसको कर लूँ, इसका मास चेंज नहीं होगा। इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है और इसका शेप भी फिक्स्ड है। इसीलिए ये सॉलिड हो सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं है क्योंकि 5 प्रॉपर्टी सारी फॉलो करनी चाहिए। सेकंड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, जो भी आपके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से ये अटैच हैं एक दूसरे के साथ में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूलर का जो सेंटर है उसको जोड़ने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड रहता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये फोर्स जितना स्ट्रांग होगा ये मॉलिक्यूल्स उतने ही पास पास होंगे। क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए स्ट्रांग फोर्स इतना स्ट्रांग रहता है कि मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। इसीलिए हम इसको बेंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हार्ड है, फोर्स इसका बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसमें भी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसलिए सेकंड प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होना चाहिए। देखिए क्योंकि ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स आपस में क्या है, एकदम टच्ड है। तो मींस सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच का, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इससे छोटा और हो नहीं सकता क्योंकि ये इसके अंदर घुस नहीं सकता है क्योंकि वो स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अटैच्ड है। तो जो मेरा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इस मार्कर के, ये बहुत ही शॉर्ट है। तो मेरा थर्ड प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रहा है, रिजिड, ये ठोस है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी मेरा स्ट्रांग है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी शॉर्ट है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो होती है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप जो भी सब्सटेंस है वो रिजिड हो जाता है। फिफ्थ है नॉन कंप्रेसिबल। मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता। मैं इसको अगर सर्टेन प्रेशर लगाऊं तो ये मेरा पेन ऐसा छोटा नहीं हो जाएगा। मैं ऐसे प्रेशर लगाया, देखिए जादू, पेन छोटा हो गया। तो ये चीज़ सॉलिड में नहीं होता है। तो मेरा ये जो मार्कर है ये पांचों प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए मैं कंक्लूजन पर ये पहुंचूंगा कि मेरा मार्कर क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो अपन को समझ में आ गया सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम तीनों स्टेट में से सिर्फ सॉलिड स्टेट को ही क्यों पढ़ते हैं, बाकी दो स्टेट को क्यों नहीं पढ़ते। तो हमें ये पता होना चाहिए जो आपका लिक्विड स्टेट होता है एंड गैसियस स्टेट होता है, ये दोनों ही स्टेट की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। हम कहते हैं हवा बह रहा है, पानी बह रहा है, तो लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट दोनों ही बहने की टेंडेंसी रखते हैं। पानी भी बहता है, हवा भी बहता है, ठीक है। इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी जो होती है अप्रोक्सीमेटली सेम होती है। बट जो सॉलिड है वो सॉलिड की ये 5 अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए क्योंकि ये दोनों ही एक समान बहते हैं इसीलिए इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो इसीलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पढ़े हैं और 11th में हम ये चीज़ पढ़ लिए हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के माध्यम से, ये दोनों के बारे में। इसीलिए आपका सिर्फ चैप्टर नंबर 1 पे सॉलिड स्टेट है क्योंकि इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ये पांचों के प्रॉपर्टी के अनुसार होता है।
ठीक, तो हम समझ में आ गया सॉलिड स्टेट क्या है और ये बाकी स्टेट को हमको यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉलिड की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, अब बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड की ओर। अब बोल रहे हैं भाई सॉलिड तो सॉलिड है, अब उसमें क्या टाइप्स हो सकते हैं, सॉलिड का क्या टाइप हो सकता है, बट सॉलिड के टाइप्स होते हैं। तो हैशटैग, हमेशा हैशटैग से शुरुआत करिए। तो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड को आपको सॉलिड करना है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट आपका 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम में 3+1 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सॉलिड स्टेट को कैसे पढ़ना है, तो पढ़ने का सूत्र ये है कि आपका बोर्ड एग्जाम में आपका सॉलिड स्टेट से 3+1 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। अब 3+1 क्यों आप बोलोगे भाई सर को गणित नहीं आती, वो भी तो लिख सकते हैं, 3+1 क्यों लिखते हैं। 3+1 इसीलिए कभी कभी ये 3 मार्क्स का भी हो जाता है चैप्टर, कभी कभी 4 मार्क्स का भी चैप्टर हो जाता है, इसीलिए 3+1 में कोई भी कंफर्मेशन अभी भी नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक में, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड, अब किसी का भी हम टाइप कैसे डिफाइन करेंगे, किस बेसिस पर हम किसी भी चीज़ का टाइप डिफाइन करेंगे। तो सॉलिड स्टेट क्या बोलता है कि भाई क्योंकि तो मैं हूँ सॉलिड तो आसानी से तो टूट नहीं सकता, तो इसीलिए उसके टाइप जल्दी से नहीं बन सकते। बट अकॉर्डिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड पार्टिकल्स अरेंजमेंट। अब बीच में आ गया सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स कहाँ से आ गए। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, एक आपका बेसिक टर्म यूज होगा वो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ से आ गया बीच में सॉलिड स्टेट के। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट की, जैसे अगर मैं बात करूं क्लास 12, तो क्लास 12 में विभिन्न प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, कितने भी बच्चे हो सकते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनको ग्रुप कैसे करता हूं, क्लास 12 के बच्चे। सेम वॉसिंग में ग्रुप कैसे कर रहा हूं, सॉलिड स्टेट। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, अब मेरा सॉलिड किस चीज़ से बना हुआ, इसमें भी एटम से हो सकता है, आयंस से हो सकता है, मॉलिक्यूल्स से हो सकता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमें पता नहीं कि ये सॉलिड जो है, मैं मान लेता हूँ, मान लीजिए मेरा एक सॉलिड है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, ये एटम से बना हुआ सॉलिड है, आयन से बना हुआ सॉलिड है, या मॉलिक्यूल से बना हुआ सॉलिड, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बात किस पे कर रहा हूँ, उसकी सॉलिड स्टेट की। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल, जिस भी चीज़ से आपका वो सॉलिड बना होगा हम उसको कहते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें हम ब्रीफ डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते हैं। तो सॉलिड स्टेट किससे बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आपका क्या क्या आता है, एटम्स होते हैं, आयंस आते हैं और आपके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। हम मूव करते हैं वापस से टाइप्स ऑफ सॉलिड की तरफ। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का डिस्क्रिमिनेशन कैसे हुआ है, जो आपका सॉलिड है ऑन बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पार्टिकल्स अरेंजमेंट, तो आपका सॉलिड दो प्रकार का होता है। तो पहला आपका टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है आपका एमॉर्फस सॉलिड। पहला है आपका क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा आपका होता है एमॉर्फस सॉलिड। अब समझते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा सॉलिड जो क्रिस्टल के फॉर्मेट में हो, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन वर्ड कैसे बना है, क्रिस्टल प्लस अलाइन। ऐसा सॉलिड जिसके क्रिस्टल परफेक्टली अलाइन हो थ्रू आउट द सॉलिड स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ब्रीफ में समझते हैं क्रिस्टल अलाइन। क्रिस्टल अलाइन कहने का मतलब, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टल ऐसा सब्सटेंस जिसके सरफेसेस स्मूथ हो, सारे तरफ से प्रॉपर अरेंज हो, तो ये वही है क्रिस्टल। अगर आपको परफेक्टली अलाइन है थ्रू आउट द सॉलिड, कहने का मतलब अगर मान लीजिए ये मेरा सॉलिड है, इसमें अगर मेरे जो भी क्रिस्टल प्रेजेंट हैं वो परफेक्टली सेम अलाइन है हर जगह, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या बोलता है, ऐसा सॉलिड
ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, आइदर आपका वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या तो आपके आयंस हो सकते हैं। किससे बना है ये क्रिस्टल मुझे नहीं पता, मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पूरे उस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं उस पूरे क्लास की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस आ सकते हैं। तो ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अलाइंड हो। रेगुलरली क्या हो, रेगुलरली अलाइंड कहने का मतलब ये है मेरा एक, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे ऐसे करके मेरा ये एक पूरा सॉलिड का ब्लॉक बनेगा। तो ये हमेशा रेगुलरली अलाइंड है, परफेक्टली एक के बाद एक है, एक के बाद एक है, तो ये रेगुलरली अलाइंड हो और रेगुलर फैशन। रेगुलर फैशन कहने का क्या तात्पर्य है कि जो यहाँ पे जलवा चल रहा है, सॉलिड का जो है जलवा, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो ये इस तरीके से रेगुलरली अलाइंड है। रेगुलरली अलाइंड तो है। अब बोले भाई रेगुलर फैशन क्या होता है? रेगुलर फैशन कहने का मतलब एक के बाद एक जो रिपीटेड सीरीज चल रही है वो सेम होनी चाहिए। ये मेरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, 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 यहाँ पे भी 3 है। तो ये रेगुलर फैशन को ये बिलोंग कर रहा है। अगर मेरा कहीं ऐसा होता ये 3 है, फिर बीच में 2 हो गया, फिर 3 आ गया, फिर बीच में 2 हो गया, कहीं 1 हो गया, ऐसा अगर आता तो ये इररेगुलर फैशन है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा नहीं होता, ये रेगुलर फैशन को बिलोंग करता है। जो अगला स्टेप आने वाला है मॉलिक्यूल्स का वो भी सेम एज इट इज स्टेप नंबर 1 के जैसे होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अलाइंड हो एंड रेगुलरली फैशन को वो बिलोंग करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आपके एग्जांपल्स होते हैं आपका NaCl, नमक, दाना दाना एक समान, आपने सुना होगा टाटा नमक का। तो दाना दाना एक समान क्यों है उसका? क्योंकि वो रेगुलरली अलाइंड होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स, और क्योंकि दाना दाना एक समान है मतलब वो रेगुलर फैशन को बिलोंग करते हैं। ये हो गया आपका डायमंड, ये भी आपका क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि डायमंड में आपके सारे सरफेसेस 45 डिग्री से अलाइंड होते हैं, सब जगह उसका शेप सेम होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को बिलोंग करता है। तो अब बढ़ते हैं एमोर्फस सॉलिड की तरफ। अब एमोर्फस सॉलिड क्या है? एमोर्फस जो आपका नाम है वो ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक मतलब ग्रीक वर्ड में एमोर्फस का मतलब होता है जो किसी भी शेप में ना हो, कोई भी उसका फॉर्म ना हो। तो एमोर्फस मतलब ये जो क्रिस्टलाइन ना हो वो हो जाता है एमोर्फस, सिंपल सी बात है। क्रिस्टलाइन में हमने क्या देखा था? ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अलाइंड हो और रेगुलर फैशन को बिलोंग्स करते हो। लेकिन एमोर्फस सॉलिड क्या बोलता है? इसका कोई भी शेप नहीं है। ऐसा सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ना ही रेगुलरली अलाइंड हो, ना ही रेगुलर फैशन को बिलोंग करते हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलरली अलाइंड हो एंड वो नॉन रेगुलर फैशन को बिलोंग करते हो। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एमोर्फस सॉलिड ऐसा सॉलिड जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इररेगुलरली अलाइन हो और इररेगुलर फैशन या फिर नॉन रेगुलर फैशन को बिलोंग करते हो, तो ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? एमोर्फस सॉलिड। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा स्टोन्स हो गए, आपका ग्लास एक्सेट्रा, ये सारे आपको किस में आते हैं? एमोर्फस सॉलिड में, क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, वो इररेगुलर फैशन के बिलोंग करते हैं। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, दोनों का मैं डायग्राम आपको कंपेयर करवाता हूं, रेगुलर और इररेगुलर फैशन क्या होता है एंड क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे हम देख लेते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में मान लीजिए ये मेरा एक सॉलिड है, इसमें जो भी मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो परफेक्टली अलाइन है, रेगुलर फैशन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक।
अगर मैं इसी का देखूं, मेरा सॉलिड सेम है लेकिन इसमें कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कहीं भी आड़ा तिरछा, कैसे भी इसमें मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहीं पे भी कैसे भी अलाइन हो सकते हैं। इसमें कोई भी रेगुलर फैशन नहीं है, सब इरेगुलर फैशन है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा हो गया बेसिक डायग्राम। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो भी मेरे मॉलिक्यूल्स हैं, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयन, वो सारे क्या हैं, रेगुलरली अलाइन है और रेगुलर फैशन को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी वो नहीं है, कैसा भी ये अलाइनमेंट इसका चल रहा है। तो ये ना ही रेगुलर फैशन को बिलोंग कर रहे हैं, ना ही रेगुलर अरेंजमेंट इनका है। तो ये मेरा बेसिक डायग्राम है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का। अब हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की तरह। तो जो मेरी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इन सब में क्या है, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, सब जगह बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी, जैसे मान लीजिए ये मेरे दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग हुई है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इस में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो मेरे को जितनी भी एनर्जी लगेगी वही मेरी क्या कहलाती है, मेरी मेल्टिंग पॉइंट। तो अब क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से अटैच्ड है, तो इसको मेरे को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है, इसीलिए इसका जो मेरा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। अब एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, एनिसोट्रॉपिक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाते हो तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाती है। बोलोगे ये कैसा है भाई, मेरा तो सारा चीज परफेक्टली अलाइंड है, अगर मैं एक छोर से दूसरी तरफ जाऊं तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कैसे हो सकती है। ठीक, तो अब इसको समझते हैं एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। एनिसोट्रॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो एनिसोट्रॉपिक क्या बोलता है, अगर आप एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हैं हम किसी भी सॉलिड में, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाती है। अभी कैसे होती है समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक पर्टिकुलर कोई भी सॉलिड है, इसमें आपके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, परफेक्टली अलाइंड है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का तात्पर्य है आपका सॉलिड का रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी चीजें को हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए मैं इसका रेजिस्टेंस नाप रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक टर्मिनल लगाया, एक टर्मिनल यहाँ पे लगा दिया, तो मेरा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो मेरा ये है, ये कांस्टेंट है मेरा। अब यहाँ पे मेरे को मान लीजिए रेजिस्टेंस मिल रहा है आर ओम्स, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स है, आपने पढ़ा है क्लास 10th में भी और क्लास 11th में भी। अब अगर मैं ये पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, अब मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, ऐसा करके यहाँ तक पहुँच जाएगा, क्योंकि अपन को पता है हमारा जो करंट है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या तो ये हो सकता है या तो फिर ये वाला हो सकता है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये जो आर लेंथ है और इसका ये जो लेंथ आया है, ये वाला जो आर है ये छोटा है एज कम्पेयर टू ये दोनों, मान लीजिए इसको एक्स और इसको वाई। एक्स और वाई के कंपेरिजन में मेरा क्या है, आर छोटा है और इसका लेंथ बड़ा है। तो मीन्स अगर मैं यहाँ से और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस नापूं तो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस मेरे को हमेशा बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो गई। अगर मैं भाई अगर बात करूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं यहाँ से लाइट पास करूँ तो हो सकता है मेरा लाइट यहीं से निकल जाए। अगर मैं यहाँ से अगर लाइट पास करूँ तो मे भी हो सकता है लाइट मेरा ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकले। तो इस कंडीशन में यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो हमेशा एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर एक एंड से हम दूसरे एंड की तरफ जाएं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। सो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स है। तो सबसे पहला नंबर 1 डेफिनेशन देखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये मार्क्ड है पहले से, ये वाला मेरा क्रिस्टलाइन है और ये वाला मेरा कॉलम अमॉर्फस है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन क्या है, ऐसा सॉलिड जो मेरा रेगुलर फैशन को बिलोंग करे वो मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड।
एंड एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन क्या है मेरा, ऐसा सॉलिड जो मेरा इर्रेगुलर फैशन को बिलोंग करे वो मेरा क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। दूसरा हम लोग चलते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री, ये इसका डेफिनाइट ज्योमेट्री होता है या फिर फिक्स्ड ज्योमेट्री ये फॉलो करता है, लेकिन ये जो है इनडेफिनाइट या फिर नॉन फिक्स्ड ज्योमेट्री को फॉलो करता है। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा हुआ था ज्योमेट्री, ये मेरा डेफिनेट ज्योमेट्री होता है, ये मेरा इनडेफिनेट ज्योमेट्री होता है, क्योंकि इसके टर्म्स अलग अलग होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर के अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है? क्योंकि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी हाई होता है, इसीलिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है। यहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। चौथी अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये मेरा होता है एनिसोट्रॉपिक नेचर का, और ये मेरा होता है आइसोट्रॉपिक नेचर का। एनिसोट्रॉपिक क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टीज़ अगर मैं एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मैं जाऊं तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होने लगते हैं। और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी अगर मैं सॉलिड के एक एंड की तरफ से दूसरे एंड की तरफ जाऊं तो जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो थ्रू आउट द कांस्टेंट रहती है। थ्रू आउट द सॉलिड मेरी प्रॉपर्टीज़ कांस्टेंट रहती है, आप किसी भी एंड से अगर आप जाओगे तो। फिफ्थ हम बात करते हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट ऑफ फ्यूजन इसका हाई होता है। हाई क्यों होता है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है? क्योंकि ये डेफिनेट शेप, डेफिनेट ज्योमेट्री को फॉलो करता है। और ये क्यों फॉलो करता है? क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग रहते हैं और उनका जो डिस्टेंस है काफ़ी शॉर्ट रहता है। इसका मैं अगर हीट ऑफ फ्यूजन की अगर बात करूँ तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? मेरा लो होता है। तो ये मेरे कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं किसके? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स के।